Good morning students. Today we start Newton's law of motion. In class 11 physics, students, फोर्स, इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. पुशिंग और पुलिंग एनी बॉडी इज नोन एज फोर्स. ठीक है. इफेक्ट ऑफ फोर्स आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे. 5 इफेक्ट हैं कि रनिंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है, स्टॉप ऑब्जेक्ट को रनिंग कर देता है, डायरेक्शंस को चेंज कर देता है. ठीक है. उस टाइप से शेप चेंज कर देता है, साइज चेंज कर देता है. तो ये बहुत सारे फोर्स के इफेक्ट हैं. अब फोर्स जो है वो आपके मेनली 2 टाइप के होते हैं. एक तो बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड. तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जिसमें रिजल्टेंट जीरो होता है उसको तो हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और जिसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. जिसमें रिजल्टेंट जीरो होता है वो क्या होता है बैलेंस फोर्स, और जिसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है वो अनबैलेंस फोर्स. ठीक. जैसे कि आपने 2 बंदे इधर और 2 बंदे इधर किसी रोप को खींच रहे हैं और ना रोप इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो बैलेंस फोर्स होगा वो, क्योंकि उस पर रिजल्टेंट जीरो. अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, रोप एक साइड में चली जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उससे पहले इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे रही है, यानी वो मोशन में आ जा रही है. ठीक है. तो जो उसकी अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो वो काय में है, वो रेस्ट में है. तो उसको रेस्ट में मेंटेन रखने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसको हम इनर्शिया कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? इनर्शिया. तो एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ये कहता है अगर फैन रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और चल रहा है तो चल रहेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. यानी इफ़ any object is in rest then it is in rest, if any object is in motion then it is in motion, if we are not applying any other external force. यानी कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और जब मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है मोमेंटम की. मोमेंटम P = mb. मोमेंटम जो है वो आपका मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. और मास को हम लिखते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर सेकंड -1. तो ये इसकी SI यूनिट हो गई. और इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. ठीक है. मोमेंटम = मास × वेलोसिटी, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड (-1), और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. उसके बाद स्टूडेंट बात आती है न्यूटन सेकंड लॉ की. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb - mu अपॉन t. तो इस टाइप से आप देखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb - u अपॉन t, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से F प्रोपोर्शनल ma, यानी F = kma. और इस टाइप से k = 1 लगा लेंगे तो F = क्या आ जाएगा, ma. ठीक है. यह आपका हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम mb - mu अपॉन t, और mb - u अपॉन t, यानी m कॉमन ले लिया. तो इस टाइप से F = ma आपका सॉल्व होके आ गया ये न्यूटन का सेकंड लॉ. उसके बाद स्टूडेंट बात आती है इम्पल्स. इम्पल्स बहुत सिंपल चैप्टर है. इम्पल्स I = F × del t, यानी फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को हम इम्पल्स कहते हैं. फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, इम्पल्स. तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकंड. न्यूटन सेकंड इसकी SI यूनिट हो जाएगी. इसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ
तो इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बंदूक से फायर करें तो हमें जर्क पीछे की तरफ लगता है, तो एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़े होंगे न्यूटन्स के तीनों लॉ और ये इम्पल्स और मोमेंटम वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है आपका, स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक टाइप से रेस्ट में यानी बिफोर मोशन जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल एक कंडीशन पे आके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो रोड की लेयर है वो टायर पर अपोजिट फोर्स लगा रही है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो है ये बिफोर मूविंग ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यानी मोशन में आ रही है तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट मूव करती जा रही है तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। तो इस टाइप से ये तीनों टाइप के फ्रिक्शन है। इसका एक ग्राफ भी मैं आपको शो करूंगा, वो आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यानी दो कार हैं सपोज ये, और ये आपस में टकराई, तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम m1 u1 था और m2 u2 यानी m1 u1 प्लस m2 u2। और जब ये आपस में कोलिजन का मतलब होता है टक्कर करना, जब टक्कर की तो इनका जो मोमेंटम था, देखिए मास तो सेम रहेगा m1 m2, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 v2, लेकिन जो हमारा मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद आपका मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। एक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, और इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, इसका मतलब ये होता है जैसे कोई पॉइंट हो और इस पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हों और इन सब का रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और इन सब का एडिशन या रिजल्टेंट जो क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। तो थैंक यू स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में इतना ही मैं करा रहा हूँ।